नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी अनिल जी के बारे में, अनिल विज जी के बारे में। तो अनिल विज जी ने अपनी एक पब्लिक मीटिंग के अंदर कर्मचारियों को और अधिकारियों को कुत्ता शब्द का संबोधन किया था, जिसमें मैंने उनकी आलोचना की थी। और वो वीडियो दोस्तों मेरी YouTube के ऊपर वायरल हो गई और हजारों आदमियों ने उसको देखा। तो कल मेरे पास अनिल विज जी की तरफ से DPRO अम्बाला के मार्फत एक मेल आया। उस मेल में ये लिखा हुआ था, प्रेस नोट था, उसमें ये कहा गया था कि अनिल विज जी ने कर्मचारियों को अपने पास बुलाया और उनका काफ़ी मान सम्मान किया और उनको खुले दिल से ये कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी को कोई भी दिक्कत है तो मैं हमेशा ही उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। और जो मेरे पास DPRO साहब का जो मेल आया उसमें पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरी जो वीडियो था उसका ये प्रभाव था। तो जब अनिल विज जी ने इतना बड़ा जेस्चर दिखाया, उन्होंने एक तरह से अपने शब्दों को वापस लिया, तो अब मेरा भी ये पक्ष बनता है, मेरा भी ये आशा है कि मैं भी अपना पक्ष रखूं और मैं अपने शब्दों को मैं भी वापस लूं। और जैसा जेस्चर, जैसा बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं अपने उन अनिल विज जी के लिए जो आलोचना की थी, जो कड़े शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया था, उनको मैं वापस लेता हूँ और मैं भी अनिल विज जी से अपने कड़े शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो ये था मामला दोस्तों पिछली वीडियो का, और मुझे खुशी है कि ये वीडियो लोगों ने पसंद की, हज़ारों आदमियों ने इसको लाइक भी किया, कमेंट भी किया और देखा भी इस वीडियो को। और एक वीडियो की चर्चा दोस्तों मैं और करना चाहूँगा। मैंने जिस दिन अशोक तंवर जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, 2 घंटे पहले वो बीजेपी के कार्यक्रम में थे और फिर सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो उस विषय पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी लोगों ने काफ़ी पसंद की, हज़ारों आदमी ने उस वीडियो को देखा। तो उस वीडियो में एक कोई लाइन थी जिसके लिए खुद अशोक तंवर जी ने मुझे फ़ोन किया और अपना स्पष्टीकरण उस लाइन के प्रति दिया। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मेरी वीडियो का ये असर होता है कि वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, लोग उसको देखते हैं और उसका प्रभाव भी होता है। जबकि मेरा ये एक नया चैनल है, इस नए चैनल के बावजूद लोग जब पसंद करते हैं और इतने बड़े बड़े लोग जब देखते हैं और उसके ऊपर खुद फ़ोन करते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं अशोक तंवर जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने खुद मेरे को फ़ोन किया। लेकिन ये सब संभव हुआ दोस्तों आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस को पसंद किया और उसके ऊपर लाइक किया और कमेंट किया, तभी ये संभव पाया कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी तरह से चल रही है और उसका एक प्रभाव है, वो पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया। तो ये तो थी दोस्तों मेरी पिछली वीडियो की बात। आज हम चर्चा जो करने चाह रहे हैं दोस्तों, वो खिलाड़ियों के बारे में करने चाह रहे हैं। दोस्तों, आज 2 खबर मिली मेरे को और जो दोनों ही खबर थी इतनी शॉकिंग थी कि वो मुझे लगा कि इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाना चाहिए, वो तो खिलाड़ियों के लिए। और दोनों ही वीडियो को देख कर ये लगता है कि आज का जो दिन है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही काला दिन है, बहुत ही घातक दिन है। क्योंकि दोनों ही खबर ऐसी थी जिसमें पहलवानों का और खिलाड़ियों का जो भविष्य वो बिल्कुल अंधकार की तरफ जाने लग रहा है। तो एक तो खबर थी दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की और एक खबर थी कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप की। तो पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों इस विश्व चैंपियनशिप के बारे में, कुश्ती की जो विश्व चैंपियनशिप है इसके बारे में। दोस्तों 27 तारीख को अपने देश के 12 खिलाड़ियों ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जाना था। उनकी टिकट हो चुकी थी, शायद बुल्गारिया में या कहाँ वो खेल थे, वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहाँ उसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। और वो सिलेक्शन हुआ था, ट्रायल से सिलेक्शन हुआ था और वो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कोच का भी, दूसरे स्टाफ का भी और खिलाड़ियों का भी। उसमें टिकट भी बन के आ चुकी थी और उनसे वहाँ से परमिशन भी मिल चुकी थी विश्व चैंपियनशिप से। तो उन्होंने वहाँ पर अपना कुश्ती का जो खेल दिखाना था उसके लिए जाना था। लेकिन एंड टाइम के ऊपर यानी आज रात को वो जो चैंपियनशिप है उसमें खिलाड़ियों ने भाग नहीं ले पाएंगे और इस आशय का उनको एक लेटर मिल गया और वो जो भारतीय कुश्ती संघ है उससे अपना नाम वापस ले लिया, अपनी टीम को विड्रा कर लिया है उस चैंपियनशिप में भाग लेने से। तो इसमें दोस्तों ये हमारे खिलाड़ियों के लिए इतनी बुरी खबर है
आके उससे उनको ये दिखाई दे रहा है कि अब आगे क्या करें। तो कोई भी खेल है दोस्तों, उसके अंदर खिलाड़ियों का जो पैसा लगता है, जो तैयारी करनी पड़ती है, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। अमूमन ये जो 12 खिलाड़ी थे, एक चीज और बताऊं कि इस 12 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी थे वो हरियाणा से थे, यानी ज्यादातर आप कह सकते हैं कि 90% टीम थी वो हरियाणा की थी। तो सबसे ज्यादा इसमें जो लॉस हुआ है वो हरियाणा के पहलवानों का हुआ है। तो इस मामले में दो पक्ष हैं दोस्तों। सबसे पहले तो भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है वो है संजय सिंह। संजय सिंह ब्रजभूषण के बाद है वो इसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो उनका ये कहना है, उन्होंने जो लेटर दिया है वर्ल्ड यूनाइटेड फेडरेशन को, यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन को उन्होंने लेटर दिया है कि हमें जो भारत सरकार है वो काम करने नहीं दे रही और हमारी स्वायत्तता के ऊपर हस्तक्षेप कर रही है और हमें काम नहीं करने दे रही, इसलिए हम अपनी टीम की जो एंट्री है वो वापस ले रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके जो हस्बैंड है सत्यव्रत कादयान, उन्होंने कोर्ट में इस चैंपियनशिप के लिए और इसमें कोर्ट की अवमानना का एक केस दायर किया है, जो ट्रायल की थी उस ट्रायल के लिए, कि ये जो ट्रायल है ये हाई कोर्ट ने इसको बैन कर रखा है, इसको भारतीय कुश्ती संघ को, और ये जो ट्रायल है इसको ये अवमानना है कोर्ट की, और प्रशासक नियुक्त किया जाए और अध्यक्ष को हटाया जाए। तो ये था मामला, और इसी मामले के ऊपर दोस्तों जो टीम है वो वापस होगी। भारतीय कुश्ती संघ ने अपना जो नॉमिनेशन था, जो पार्टिसिपेशन का, वो वापस ले लिया। तो सबसे पहले तो हम इसी विषय पर ही बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि झोटे झोटे लड़े और झाड़ा का खो। इसका ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब दो बड़े आदमी लड़ाई करते हैं तो उसमें कमजोर आदमी की जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी जान मुसीबत में डलती है। अर्थात लड़ाई है भारतीय कुश्ती संघ की और जो विनेश फोगाटर ये हैं, बजरंग पूनिया एंड पार्टी है, इनकी है। लेकिन इसमें नुकसान हुआ है दोस्तों पहलवानों का, और पहलवान अक्सर किसान परिवार से होते हैं जिनके पास आय का जो इतना ज्यादा साधन नहीं होता, और वो अपनी कोई जमीन को गिरवी रखता है, कोई बेचता है, तब अपने बच्चों की तैयारी करवाता है। और जब उनको ये उम्मीद दिखाई देती है और वो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। जब उनको ये लगता है कि ये तो चैंपियनशिप ही कैंसिल हो गई, तो दोस्तों उनके सपने टूटते हैं, उनके परिवार के सपने टूटते हैं, और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में होता है। तो इस विषय पर मैंने जब थोड़ी सी बात की, तो सबसे पहले तो मैंने इसमें बात की, जो कमेटी थी, एडहॉक कमेटी थी हरियाणा की, उसके जो हरियाणा के कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे एडहॉक कमेटी के, रोहतास नानर जी थे। रोहतास नानर जी ने मेरे को कहा कि जब सरकार, कोर्ट ने जब इसकी मान्यता खत्म कर दी है, तो ये लोग कैसे करवा सकते हैं, ट्रायल कैसे करवा सकते हैं, कैसे टीम को भेज सकते हैं। और इसके अलावा जब मैंने और भी काफी इंटरनेशनल खिलाड़ियों से, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों से इस विषय पर बात की, तो उनका कहना ये था कि इसमें वो सरकार का पक्ष ले रहे थे, भारतीय कुश्ती संघ का पक्ष नहीं ले रहे थे। और जब मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय कुश्ती संघ है ये एक स्वायत्त संस्था है और ये भारत सरकार के अधीन नहीं आती, और जो यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन है उससे रिलेटेड है, और यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन के ऊपर किसी भी देश की, किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। एक ऑटोनोमस बॉडी, और ऑटोनोमस बॉडी से जुड़ने के कारण जो भारतीय कुश्ती संघ है वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसमें न तो कोर्ट कोई, जब तक के बहुत बड़ा कोई असंवैधानिक कार्य ना हो तब तक कोर्ट उसमें अपना जो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ये जो पहलवान कर रहे हैं ये है सिर्फ राजनीति की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुश्ती की लड़ाई है। अब दोस्तों चाहे सत्ता की लड़ाई हो या कुर्सी हथियाने की हो या पार्टियों की राजनीति हो, इसमें जो बीजेपी वाले हैं वो तो दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं कि इन सब के पीछे जो दीपेंद्र हुड्डा है और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और जो पहलवान है वो तो सिर्फ मुखोटे हैं। पीछे जो कुर्सी को लेना चाह रहे हैं वो दीपेंद्र हुड्डा लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अनुराग ठाकुर का रोल है, और वो अनुराग ठाकुर खुद ब्रजभूषण को और संजय सिंह को हटा के खुद उस कुर्सी को हथियाना चाह रहा है। लेकिन हम इस विषय पर नहीं जाते कि इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है। इसमें जो भी जिम्मेदार है दोस्तों, आफ्टर ऑल सॉरी,
जो नुकसान हो रहा है वो पहलवानों का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों के सपने टूट रहे हैं, उनका कैरियर बर्बाद होता है। जब एक बच्चा इतनी बड़ी कुश्ती लड़ता है तो उसको मेडल मिलता है, इनाम मिलता है और उसको नौकरी के लिए भी उसकी योग्यता बनती है। लेकिन ये जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, संजय सिंह हो या फिर कोई और हो, ये सब ये अपनी लड़ाई में ये नहीं देख रहे कि ये देश का कितना बड़ा नुकसान करने लग रहे हैं, पहलवानों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस मामले में अमित शाह जी को रोल प्ले करना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि अपने महाचाणक्य जी इसमें कोई रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ सरकार बनाने से, और हरियाणा में सरकार बन चुकी है। और ये जो विनेश बजरंग ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो इनका पक्ष वो लेंगे क्यों? तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो बच्चों का हो रहा है, पहलवानों का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी जो न्यूट्रल है, जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा और वास्तव में खिलाड़ियों से और पहलवानों से सहानुभूति रखता है, उनको इकट्ठा होना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव देना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि कोई भी इसमें अध्यक्ष बने। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें भी इस चीज से मतलब नहीं है कि अध्यक्ष बीजेपी का बनता है या अध्यक्ष कांग्रेस का बनता है, लेकिन अध्यक्ष बने और ये जो पहलवान है इनको मौका दिया जाए, इनके मौकों को सत्ता की लड़ाई के अंदर इनके भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए दोस्तों। नहीं तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, आने वाला जो भविष्य है, उनका जो कैरियर है वो खत्म होने जा रहा है और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनका खत्म हो भी जाएगा। तो जब इतने पैसे लगा के इतना समय खराब करके भी पहलवान कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? तो मैं फिर दोस्तों ये कहता हूँ कि अगर भविष्य में पहलवानों का या खिलाड़ियों का नहीं होगा तो क्या करेंगे खिलाड़ी? फिर वही प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के तहत 20-20 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी, उसको ढूंढते फिरेंगे, नौकरी वो कर नहीं पाएंगे बच्चे, तो फिर क्या होगा? ये अपराधी बनेंगे, कब्जे करेंगे उनके ऊपर। तो इसके पीछे ये पहलवान जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके पीछे सरकार की ये सत्ता की लड़ाई जिम्मेदार होगी। उसमें चाहे वो बजरंग पूनिया है, चाहे वो संजय सिंह है या ब्रजभूषण है या कोई भी है, वो पहलवानों को बर्बाद वो करने लग रहे हैं अपनी ईगो के चलते। तो हरियाणा की जनता को इस विषय में आवाज उठानी चाहिए इस कुश्ती के मामले में। अच्छा, दूसरी खबर है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में होते हैं और इसमें हमारे जो गेम है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें मेडल भी हासिल करते हैं। लेकिन अब जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं दोस्तों, वो 2026 में जुलाई में के लास्ट में जो है वो स्कॉटलैंड में ग्लासगो में होने जा रहे हैं इस खेल। लेकिन इसकी खबर, जो बुरी खबर और शॉकिंग खबर है, वो ये है कि इस गेम में से वो खेल हटा दिए जो अमूमन हमारे देश में खेले जाते हैं और हमारे देश के खिलाड़ी जिनमें मेडल लेके आते हैं। अब जैसे कुश्ती है, बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है या फिर निशानेबाजी है, स्क्वैश है, ट्रायथलॉन है, ये इस तरह के जो खेल हैं जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया अपना जो है वो प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं और मेडल भी जीतते हैं। ये सारे के सारे खेल हैं ना, ये कॉमनवेल्थ गेम में से हटा दिए गए हैं। तो जब कॉमनवेल्थ गेम में ही नहीं होंगे तो बच्चे उसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो ये हमारे खिलाड़ियों के लिए जो इन गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है। वैसे तो किसी भी देश में जब इस तरह के खेल आयोजन होते हैं तो वो 1 या 2 गेम को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं। लेकिन इतने गेम एक साथ हटाना, 9 गेम एक साथ हटाना और खासकर जिन खेलों में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन गेमों को हटा देना, ये हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं है। और ये सरकार को इस मामले में अपना रोल प्ले करना चाहिए और सरकार को दबाव बनाना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं, दुनिया में उनका नाम है, तो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड एक छोटा सा देश है, स्कॉटलैंड की सरकार से बात करनी चाहिए और कम से कम इन खेलों को, और खासकर कुश्ती जैसे खेल हैं, कुश्ती है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। चलो क्रिकेट को ना भी माने तो क्रिकेट तो इस लेवल पे जा चुका है कि उसमें कॉमनवेल्थ गेम उनकी खेलों की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी और भी इतना ज़्यादा कैरियर है उसमें, लेकिन बाकी के जो बैडमिंटन है, स्क्वैश है, ट्रायथलॉन है, ये ऐसे खेल हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और उन खेलों को शामिल करवाना चाहिए। और अगर वो नहीं करवा पाते तो ये निश्चय ही हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही
दुख स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम जो है वो हमारे खिलाड़ियों सिर्फ पहलवानों के लिए नहीं और भी दूसरे खिलाड़ियों के लिए है, वो अंधकार में है और उनमें उनका जो फ्यूचर है वो एकदम से डार्क है। तो अब ऐसे में खिलाड़ी कैसे तैयारी करेंगे, कैसे उनके सपने पूरे होंगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम है वो ओलंपिक की पहली सीढ़ी मानी जाती है। नेशनल गेम के बाद जो है बड़ा इवेंट जो है कॉमनवेल्थ गेम का माना जाता है। अगर उसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो ओलंपिक में भी तैयारी अधूरी रह जाएंगी और हम तब उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे खिलाड़ी, हमारे देश के बच्चे हैं वो मेडल ला सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों दो ऐसी खबर थी जो हमारे खेल जगत के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर थी। इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमारी जनता को सोचना चाहिए और हमारे नेताओं को सोचना चाहिए और जनता को चाहिए कि वे नेताओं पर दबाव डालें और खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो भी दबाव डालें और अपना प्रदर्शन करें और इन खेलों को वापस लाएं। और ये जो खेलों कुश्ती के अंदर जो रस्साकशी चल रही है ये हमारे पहलवानों के लिए बहुत ही घातक है, इसका भी कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे विचार पसंद आए होंगे आपको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और मेरी विशेष प्रार्थना आप लोगों से ये है, विशेष अनुरोध ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने रख सकूं। इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।